नेक्स्ट देखिए इसके बाद यूनिट नंबर 3, मैग्नेटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। हाँ यार, नया चैप्टर। ये एनसीईआरटी में इसे 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें 2 चैप्टर्स इंक्लूड होंगे। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जिसे कहते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और चैप्टर नंबर 5 नेचुरल मैग्नेटिज्म, नेचुरल मैग्नेटिज्म। 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और नेचुरल मैग्नेटिज्म। इंट्रोडक्शन देखो, देखिए इन दोनों ही चैप्टर्स में जो मेजर का इसका वेटेज होता है 8 मार्क्स का। इस बार तो चीजें और इजी हो गई हैं। नेचुरल मैग्नेटिज्म से ऑलमोस्ट 50% पोर्शन हटा दिया। जो 50% पोर्शन बचा हुआ है नेचुरल मैग्नेटिज्म में, वो बिल्कुल वैसी है जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा होता है। तो समझो 5th चैप्टर तो बिल्कुल ही खत्म है, सिर्फ 4th चैप्टर है जिसके वेटेज 8 मार्क्स है। तो देखो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करनी है। इस चैप्टर में आप मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एक चार्ज के अराउंड स्पेस जहां उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which its magnetic properties exist. Its magnetic properties exist. तो भी अगर आपने एक मैग्नेट ले लिया, मान लीजिए मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस होगी, जिस स्पेस में अगर आप कोई दूसरी मैग्नेट ले, मैग्नेट उस दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। तो एक मैग्नेट के अराउंड स्पेस जहां उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। जैद अभी मैं जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो दोनों का है, दोनों चैप्टर्स के लिए इंट्रोडक्शन है, फिर स्टार्ट करेंगे। तो एक मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जहां उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, उस स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट इज टेस्ला। एसआई यूनिट इज टेस्ला। सीजीएस यूनिट जो होगी इसकी, दैट इज गॉस। CGS unit is Gauss. So magnetic field की SI यूनिट टेस्ला है, CGS यूनिट गॉस है। 1 टेस्ला होता है 10 raised to the power 4 गॉस। ये रिलेशन है टेस्ला और गॉस में। 1 टेस्ला इज 10 raised power 4 गॉस। तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अराउंड स्पेस है जहां उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इसके बाद देखिए सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जरा कुछ नाम बताओ, क्या क्या सोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है? सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होंगे, जरा बताना शुरू करो। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे लिए कोई नई चीज नहीं है, 10th में भी पढ़ा होता है। बार मैग्नेट आयशा ने एक बताया, और बताओ। हाँ आयशा, एक सोर्स तो बार मैग्नेट होगी, बस एक ही सोर्स पता है? और कोई सोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है?
हाँ, ज़ैदने का सोलेनॉइड, हबीब हॉर्सशू मैग्नेट, गुड। इलेक्ट्रिक करंट, वेरी गुड। हाँ, ये कुछ सोर्सेज हैं मैग्नेटिक फील्ड की। कुछ सोर्सेज परमानेंट है, कुछ सोर्सेज टेम्पररी है। जैसे बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट। तो सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट आ जाएगा, करंट कैरिंग वायर आ जाएगी, गुड। बार मैग्नेट आ गया। बार मैग्नेट के बाद सोलेनॉइड आ गई। सोलेनॉइड के बाद एक चीज और आप लिख सकते हैं, एक और होती है मैग्नेटाइट, नेचुरली अकरिंग ये मैग्नेट है। एक और होती है, इसका नाम होता है मैग्नेटाइट। इसमें कोई करंट वरंट पास कराने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है, मैग्नेटाइट। इसके बाद अगर आप एक करंट कैरिंग वायर ले लो, करंट कैरिंग वायर, ये भी मैग्नेट। अभी जितनी भी ऊपर मैंने सोर्सेस ली है ना, इन सब सोर्सेस में जो चीज कॉमन है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और इसी को आप क्या कहते हो, करंट। तो ये जितनी भी सोर्सेज हैं, चाहे वो सोर्स बार मैग्नेट हो, चाहे वो सोर्स सोलेनॉइड हो, चाहे वो सोर्स मैग्नेटाइट हो, सबके अंदर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल जरूर मूव कर रहा है, और उस चार्ज पार्टिकल की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। एक सोर्स और होती है, तो सबको तो मैं एक ही सोर्स मानता हूँ, ये सब करंट है, सब में मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से आ रही है। दूसरी एक सोर्स होती है जिसको हम इंट्रिंसिक स्पिन कहते हैं। जो आप पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, आपने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा होगा लास्ट ईयर, कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस माइनस हाफ होता है। वो जो स्पिन है, इंट्रिंसिक स्पिन, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सो ब्रॉडली अगर आप डिवाइड करोगे तो दो सोर्सेस हैं, एक करंट और एक इंट्रिंसिक स्पिन। अब ये करंट को आप कई तरह से डिवाइड करते हैं, आप कहते हैं बार मैग्नेट है, सोलोनॉइड है, मैग्नेटाइट है, करंट कैरिंग वायर, सब में एक ही चीज है, करंट आ रहा है। दूसरी जो सोर्स है दैट इज इंट्रिंसिक स्पिन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट। टॉरॉइड, यस, टॉरॉइड भी सोलेनॉइड की तरह हो जाएगा। अब देखिए, ये जो पूरा यूनिट है, यूनिट नंबर 3, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आप ये पढ़ोगे कि एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, दैट इज चैप्टर नंबर 4। कि बेसिकली करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, वो आप चैप्टर नंबर 4 में करोगे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, आयन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। और इसके बाद एक चीज और लिखेंगे, बार मैग्नेट, सोलेनॉइड, मैग्नेटाइट, करंट कैरिंग वायर, और अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अर्थ भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इन सब में कॉमन है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो पहले हम सिर्फ करंट की वजह से देखेंगे, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, वो सब बात की। इतना लिख लो, फिर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करो। और अगर इसमें कहीं कुछ डिस्कस करना है तो बताइए। निशान, लास्ट लाइन है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। निशान, लास्ट लाइन में लिखा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। इतना लिख लीजिए।
अच्छा, अभी इंट्रिंसिक स्पिन रिपीट करते हैं, बाकी लोग लिख लें, इसको रफ करना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं इंट्रिंसिक स्पिन, एक बार और। तो देखिए, इंट्रिंसिक स्पिन वैसे आपको डिटेल में नहीं पढ़ना। आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। उसी स्पिन क्वांटम नंबर को मैं इंट्रिंसिक स्पिन कह रहा हूँ, और वो स्पिन क्वांटम नंबर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। उसी को मैं स्पिन क्वांटम नंबर कह रहा हूँ, वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। और सिर्फ इतना है, पढ़ते हैं ना आप, इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ में दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वही स्पिन क्वांटम नंबर है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बेसिकली इसमें आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि जब करंट होगा तो वो करंट अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करे। कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है तो वो करंट कैरिंग वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगी। ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है आपको। सो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट होता है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑल्दो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्लास 12th के सिलेबस में नहीं है, ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्लास 10th में आप लोग पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। ऑर्स्टेड एक स्कूल टीचर था, उसने क्या है कि एक वायर ली, वायर कैरिंग सम करंट आया, एक वायर ले ली, इससे कुछ करंट फ्लो कर रहा है। ये वायर और इसके आसपास उसने क्या किया, कुछ आयरन के पीसेस रख दिए। तो ये वायर क्या करती है, आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करती है। तो सिंपल ये बता रहा था कि करंट भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट सिर्फ ये बताता है करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर जनरेट मैग्नेटिक। कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो वो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। दैट इज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। सो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट आपको नहीं पढ़ना था, आपका सिलेबस स्टार्ट होता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ से। बायोट-सैवर्ट्स। सो देखिए, बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या चीज है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ सिंपली ये कहता है, अगर आपके पास एक वायर है, जो वायर से करंट पास हो रहा है, तो वो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये ऑर्स्टेड ने बताया। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, कौन सा जैद, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कह रहे हो, जैद। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट सिर्फ ये जैद, तुमने एक वायर ली, इस वायर से करंट पास कराया। ऑर्स्टेड ने क्या किया, वायर ली, उससे करंट पास कराया, और उस वायर के पास आयरन के पीसेस रख दिए। ये वायर आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेती। तो आयरन के पीसेस का अट्रैक्ट करना ये बता रहा है कि ये करंट कैरिंग वायर एज अ मैग्नेट बिहेव करेगी, जो मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। दिस इज ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, इसी को हम ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कि करंट कैरिंग वायर जनरेट मैग्नेट। अब वो मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट कैसे करोगे, उसके लिए पहला लॉ है बायोट-सैवर्ट्स लॉ।
तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ कहता है अगर आपने एक करंट एलिमेंट, एक वायर ले ली, करंट कैरिंग वायर, अब जरूरी नहीं है कि ये वायर स्ट्रेट हो, किसी भी शेप किसी भी साइज की आपने एक वायर ले ली। पहला काम यहाँ करते हैं, एक करंट एलिमेंट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ हम एक करंट एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं। करंट एलिमेंट का मतलब है एक स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेंथ वायर की जिससे करंट पास हो रहा है। सो यहाँ करंट एलिमेंट को मैं आईडीएल लिख रहा हूँ। आइडियल इज अ करंट एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल लेंथ है वायर की जिससे करंट पास होता है। अब यूजुअली लेंथ वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेंथ इज अ स्केलर। बट जब हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ करते हैं तो हम लेंथ को भी वेक्टर बनाते हैं। लेंथ को वेक्टर बनाने का तरीका है कि आप लेंथ को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करें, जो डायरेक्शन करंट का है वही डायरेक्शन आप लेंथ को देते। तो करंट एलिमेंट आइडियल है, डायरेक्शन of length dl is same as that of current. लेंथ dl का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन। सो बायोट-सैवर्ट्स लॉ एक बार में पूरी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं देता। बायोट-सैवर्ट्स लॉ के लिए आप एक छोटे करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, बायोट, ये दो लोग थे, बायोट और सैवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड due to current element dl magnetic field due to current element ideal at point P। सो देखिए ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इस करंट एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। सो यहां पर मैंने ये पोजीशन वेक्टर ले लिया पॉइंट P का, R। ये dl का डायरेक्शन है, लेंथ का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में अपवर्ड्स, ये पॉइंट पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है। दोनों के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। तो आप लिख सकते हो बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग एक करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से किसी पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल। ये करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बेसिकली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहां मैं आर लिख रहा हूं, R is position vector of point P, position vector of P with respect to dl। तो dl की रिस्पेक्ट में P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है दैट पोजीशन वेक्टर इज आर, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दिस इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। dl और r के बीच में जो एंगल थीटा है उस sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब आप सब कुछ कंबाइन करोगे तो आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसे जल्दी से नोट कर लो बस, फिर इसमें जो डाउट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। पहले जल्दी से नोट कर लो इसे, फिर बताओ मुझे क्या क्या डाउट्स हैं।
हाँ, अब बताइए मुझे, इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट किसी का? बायट लॉ। हाँ जैद, क्या नहीं समझ में आया बताओ, बायट सेविट्स लॉ में क्या नहीं समझ में आ रहा? अगर तुम मुझे पॉइंट बताओगे ना तो मेरे लिए तुम्हें समझाना आसान हो जाएगा। स्टेटमेंट तो देखो, पहली चीज, बायट सेविट्स लॉ हम किस लिए यूज करते हैं? बायट सेविट्स लॉ यूज करते हैं एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। अच्छा, कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बायट सेविट्स लॉ। तो बायट सेविट्स लॉ एक बार में पूरी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं देती। आप वायर को स्मॉल एलिमेंट, एक बहुत स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है आपने, डीएल। इस डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग बायट सेविट्स लॉ। और इस डीएल को हम करंट एलिमेंट कहते हैं। लेंथ स्केलर है, लेंथ को वेक्टर बनाने के लिए लेंथ को डायरेक्शन दिया, जो डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन। मुझे इस डीएल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर, तो मैंने डीएल से लेकर पी तक एक पोजीशन वेक्टर यूज कर दिया, जिस पोजीशन वेक्टर को हम आर कहते हैं। तो आर पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है डीएल की रिस्पेक्ट। अब देखो, बायट सेविट्स लॉ आपको डिराइव नहीं करना। अब ये जो डिपेंडेंसीज मैं लिख रहा हूँ ये आपको डिराइव नहीं करनी, ये स्टेटमेंट यूज कर हम आगे की डिराइव करेंगे। तो बायट सेविट्स लॉ कहता है कि अगर एक स्मॉल करंट एलिमेंट है डीएल, इस करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं डीबी कह रहा हूँ, इस डीबी। तो इस डीएल की वजह से पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने डीबी कहा। ये मैग्नेटिक फील्ड तीन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड इस पर भी डिपेंड कर रही है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। सो योर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल। मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सेपरेशन आर है ना, सेपरेशन बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट पी, इस सेपरेशन पर भी डिपेंड कर रहा है, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन जितना ज्यादा आप सेपरेशन बढ़ाते चले जाओगे, वायर से आप जितना दूर जाओगे, फील्ड उतनी कम होती चली। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसके साथ साथ ये दिख रहा है, ये आर का डायरेक्शन है और ये अपवर्ड्स डीएल का डायरेक्शन। डीएल और आर के बीच में कुछ एंगल है थीटा, मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा पर भी डिपेंड करता है। अब ये क्यों आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है? 1/r² ही क्यों आया, 1/r³ क्यों नहीं आएगा? साइन थीटा ही क्यों आ रहा है, कॉस थीटा या टैन थीटा क्यों नहीं आता? दीज रिजल्ट्स आर एक्सपेरिमेंट, हम इन्हें डिराइव नहीं कर रहे, हम तो जस्ट स्टेट कर रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा होता है, और इन सबको कंबाइन करने के बाद ये फाइनल एक्सप्रेशन है। अब बताइए मुझे डाउट, निदा, जैद। ये बहुत सही तरीका है, मतलब इस जैसे निदा ने पूरा एक एक लिख कर दिया था, अगर आप ऐसे पूछोगे ना तो मेरे लिए आसान हो जाता है कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा। वरना अक्सर होता है कि जो चीज़ आपको समझ में आ गई, मैं उसी को बार बार रिपीट करता रहता हूँ, और जो मिस हो गया तो मिस ही होता चला जाता है। रेगुलर क्लासरूम से तो बेहतर ही है, क्लासरूम में तो कोई कुछ पूछता ही नहीं था। हाँ जैद, ये सारे मटेरियल्स के लिए आप ही के लिए। और भाई तरीका यही होता है पढ़ने का, जहां आपको नहीं समझ में आए वहां आप पूछ लीजिए। अगर सिर्फ सुनना ही है तो यूट्यूब पे लेक्चर पड़े हुए हैं, क्या जरूरत है क्लास अटेंड करने की? क्लास अटेंड करने का मतलब यही होता है, जिस पॉइंट पर नहीं समझ में आ रहा वहाँ पूछिए। और ऐसा होता है अक्सर कि चीज़ें कुछ ना कुछ मिस हो जाती हैं, दोबारा पूछ लिया करो, और उसमें कोई शर्म की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो, ये प्रोपोर्शनिटी का साइन हटा देते हैं सबके लिए। हाँ जैद, सबके लिए प्रोपोर्शनिटी का साइन, अब जो तुम मीडियम कह रहे हो ना जैद, वो इस प्रोपोर्शनिटी के साइन से आ जाएगा। इस प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाते हैं। जैसे ही आप प्रोपोर्शनिटी का साइन हटाओगे, एक कांस्टेंट यूज करते हैं के, सो दिस इज
k ideal sin theta divided by r square। यार dB मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड dB है। यहाँ लिखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल एट पॉइंट t is dB, तो dB मैग्नेटिक फील्ड। सो ये आ गया k आइडियल sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्लियर हुआ यार? तो SI यूनिट में ये जो k होता है, इस k की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई। अभी आता हूं ज्यादा इसके ऊपर। k SI यूनिट में k की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई। यहाँ जो म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट बताता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट याद है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते थे, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट की जगह आप म्यू नॉट यूज कर रहे हैं। अब अलग अलग मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज अलग होंगी। मीडियम कैसे अफेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये म्यू बताता है। तो ये म्यू डिफाइन करता है, इट डिफाइंस effect of medium on magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड पर मीडियम कैसे अफेक्ट करेगा, ये म्यू नॉट से पता चलता है। तो बताएगा इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय म्यू नॉट। अलग अलग मीडियम के लिए म्यू नॉट की वैल्यू अलग होगी। एयर के लिए वैल्यू अलग होगी, वाटर के लिए वैल्यू अलग होगी। तो ये अलग अलग मीडियम के लिए म्यू नॉट आ जाएगा। इस म्यू नॉट की जो वैल्यू, अगर म्यू नॉट में सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ, सो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इट्स आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है एलिमेंट की वजह से, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये सब तो आप लोगों ने लिख लिया, इसे रब करते हैं। अब म्यू नॉट की वैल्यू देखो, हर मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू अलग होती है। म्यू बिल्कुल वैसी है जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलॉन नॉट था, मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट है। अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यूज अलग होंगी। अगर आप फ्री स्पेस ले रहे हैं, फ्री स्पेस मींस अच्छा हाँ, यस यस सना, यस 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 यस, दिस इज परमिएबिलिटी, सॉरी परमिटिविटी तो इलेक्ट्रोस्टैट में लगा, हमेशा इस चीज में कंफ्यूज है। परमिएबिलिटी, अलग अलग मीडियम्स के लिए परमिएबिलिटी की वैल्यूज अलग अलग। जब आप फ्री स्पेस ले रहे हो, तो फ्री स्पेस के लिए फॉर फ्री स्पेस, जब आप फ्री स्पेस लोगे तो फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -7, और इसकी यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ऐसा यूनिट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज म्यू नॉट। इसके बाद अगर कोई और मीडियम ले रहे हो, तो अलग अलग मीडियम्स के लिए म्यू की वैल्यू अलग होती है। अब जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में हम यूज करते थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह आप एक टर्म यूज करते हैं जिसे कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। इस एक्सप्रेशन को हम तब यूज करते हैं जब आपका करंट फ्री स्पेस से पास हो रहा हो, एयर से पास हो रहा हो या वैक्यूम से पास हो रहा हो। फ्री स्पेस मींस एयर और वैक्यूम। किसी और मीडियम के लिए हम परमिएबिलिटी यूज करते हैं, म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम।
तो यहां पर आप म्यू आर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगर कोई और मीडियम है फ्री स्पेस की जगह, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करो फॉर मीडियम अदर देन फ्री स्पेस, फॉर मीडियम अदर देन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस के अलावा अगर कोई और मीडियम है, उस मीडियम के लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अब देखो म्यू आर की जो वैल्यू है अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग होगी। आपने केमिस्ट्री में सुना आप लोगों ने पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा होता है। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स सुना है, बस सुना ही काफी है। जैसे अगर मैं कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले रहा हूँ, फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने आयरन ले लिया, आयरन फेरोमैग्नेटिक है। स्टील ले लिया, स्टील फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर आयरन है ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी आयरन की ऑलमोस्ट 1000 होती है, ऑलमोस्ट 1000, 998, 99 कुछ ऐसा होता है। सो फेरोमैग्नेटिक अगर मटेरियल है तो रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बहुत ज्यादा होगी। अगर डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक लेते हैं, अगर मीडियम पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में म्यू आर की जो वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर देन, बहुत ज्यादा नहीं, 1.2 होगी, 2.5 होगी। अच्छा, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को हम रिलेटिव फिजिक्स में रिलेटिव परमिएबिलिटी से डिफाइन करते हैं कि जिस मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, 1 से बहुत ज्यादा होगी, मैक्सिमम जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है उसे आप कहोगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक वो मटेरियल्स हैं जहां रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से ज्यादा तो होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 1000 10,000 के ऑर्डर की है, ज्यादा है, 1 है, 2 है, 3 हो गई पैरामैग्नेटिक में, उससे ज्यादा नहीं। पैरामैग्नेटिक के बाद एक और मटेरियल आता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल में रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से बहुत कम होती है, 0.1 होगी, 0.2 हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। डायामैग्नेटिक में रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम। तो ये आप जरा याद रखिएगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा? एयर के कंपेरेबल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में फील्ड स्ट्रांग होती है, पैरामैग्नेटिक में भी स्ट्रांग होती है, बट डायामैग्नेटिक मटेरियल में एयर के कंपेरेबल फील्ड वीक हो जाती है। दिख रहा है? तो मल्टीप्लाई करोगे किसी चीज से लेस देन 1, तो ये ऐसे काम करने में आएगा, लाइक मैग्नेटिक फील्ड इन फेरोमैग्नेटिक is very very greater than magnetic field in air. Magnetic field in paramagnetic is greater than magnetic field in air. Magnetic field in diamagnetic बहुत बहुत कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, बहुत कम नहीं तो कम तो हो जाएगी। डायमैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एयर के कंपेरेबल कम होती है। तो ये आपसे 1 मार्कर क्वेश्चंस में ये सब पूछ लेते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो बताइए मुझे। कहाँ पर जीशान? टीवी के बाद कौन सा, किस जगह? ये फर्स्ट स्टेप। आयशा, डीबी तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला, शुरू में लिखवाया था, डीबी इज मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड रो। अच्छा ये जीशान, ये वाला
इसकी बात कर रहे हो? सो dB इज म्यू नॉट, ये था परमिएबिलिटी, इसको मैंने जस्ट म्यू आर आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। 5 म्यू आर 1000 होता है या इससे ज्यादा भी? 5000 के आसपास होता है। कई अलॉय बनाए जा सकते हैं जिसमें 1000 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 1005 हो जाएगा, 1010 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो 10,000 से ज्यादा हो, 1000 के ऑर्डर की। सोहेल, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम बता दीजिए। तो देखो सोहेल, जब हम एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी यूज करते हैं ना, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी हम यूज करते हैं फ्री स्पेस के लिए, एयर है या वैक्यूम है तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी यूज करते हैं। लेकिन अब आप कहो कि मुझे एयर के अलावा किसी और मीडियम में चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में देखना चाहता हूँ कि आयरन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी या गोल्ड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो हमें उस कुछ ऐसी टर्म्स यूज करनी होगी जो मीडियम पर डिपेंड करती है, उसे कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। अलग अलग मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यूज अलग हो, तो म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो जैसे वो आपसे कहता है आयरन में निकालो, बहुत आसान है, आप म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपने म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दिया इस एक्सप्रेशन को, बस अब ये आयरन आयरन के लिए चाहिए तो आयरन के लिए म्यू आर की वैल्यू रख दीजिए 1000। ग्लास के लिए चाहिए, ग्लास के लिए म्यू आर की वैल्यू रख दीजिए। तो अलग अलग मीडियम्स के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो म्यू नॉट जस्ट आप एक म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दो। सुहेल, और अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग है, फेरोमैग्नेटिक, पैरा और डाया, 3 तरह के मीडियम्स हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ ग्रेटर देन 1 है, कहाँ लेस देन 1 है। इतना हो गया तो रब कर दूं सर। फिर इस लॉ को वो कई और फॉर्म्स में भी कन्वर्ट करवाएगा। चलिए इसको रब करते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना मैग्नेटिक फील्ड का, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो ये जो सीधा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आप वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर वो आपसे कहता है कि इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, इन वेक्टर फॉर्म, सो वेक्टर फॉर्म में जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो सिर्फ इतना चेंज आता है, क्रॉस प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया, इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स आई dl r sin थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब देखो ये जो dl r sin थीटा है ना, dl इंटू आर साइन थीटा, अगर आप चाहें तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं दिस इज dl क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को, सबको इलेक्ट्रोस्टैट करा दिया है। जब मैं टॉर्क करा रहा था, टॉर्क ऑन अ डाइपोल, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था, उसके बाद टॉर्क शुरू किया था। तो डीएल आर साइन थीटा की जगह डीएल क्रॉस आर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई, इट्स आई डीएल क्रॉस आर
डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सो ये एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में आ गया। ये एक्सप्रेशन काम का इसलिए क्योंकि इस एक्सप्रेशन को यूज कर कर आप करंट भी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आप डिसाइड कर सकते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको प्लेन नजर आना चाहिए कि कहाँ कौन सा एलिमेंट कहाँ रखा हुआ है। सो देखिए यही थे ना वायर, ये डीएल एलिमेंट, यहां मैंने पॉइंट पी दिया, ये पोजीशन वेक्टर आर। अब देखो कि आगे हम जहां भी जाएंगे डायरेक्शंस बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। यहाँ डायरेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, इन दोनों में आप न्यूमेरिकल्स विदाउट डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते। सो डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए पहले आपको प्लेन समझ में आना चाहिए कि एक्स वाई प्लेन कौन सा होता है, वाई जेड प्लेन कौन सा होता है, एक्स जेड प्लेन कौन सा होता है। सो मैं जरा सा प्लेन्स ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ डायरेक्शन समझाऊंगा। दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis, this is z axis, x axis, y axis and z axis. So xy प्लेन जो आपको दिया हुआ है, xy प्लेन का मतलब जो आप अगर आप कॉपी लें, कॉपी में कहीं भी लाइन ड्रॉ करें, आपकी कॉपी का जो प्लेन है दैट इज xy प्लेन। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, xy प्लेन का मतलब है, एक तो प्लेन समझिए, अगर ये आपकी कॉपी है, आपने ऐसे रख दी जैसे नॉर्मल आपकी कॉपी होती है, ये जो प्लेन होगा आप कहोगे दिस प्लेन इज एन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन। अगर इसी को मैं ऐसे करके रख दूं तो देखो एक्स वाई प्लेन क्यों है, एक साइड एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन। भाई एक्स वाई प्लेन समझ में आया? आपकी कॉपी का प्लेन या मेरा व्हाइट बोर्ड का प्लेन इज एक्स वाई प्लेन। इतना आया सबके समझ में? so, अब इसी को अगर मैं ऐसे घुमा के रख दूं, ऐसे रख दिया, सो एक जो साइड है ये वाई एक्सिस के अलोंग, एक बाहर आ रही है जेड एक्सिस के अलोंग, एक वाई के अलोंग है, एक बाहर आ रही है जेड के अलोंग। इसे आप कहोगे दिस इज वाई जेड प्लेन। अगर ऐसे रख दिया, लाइक अगर आप अपनी कॉपी ऐसे उठाकर रख दो, ये जो प्लेन होगा दिस इज वाई जेड प्लेन। याद रखना है प्लेन बहुत क्रूशियल है, अगर प्लेन नहीं समझ में आया तो आगे की सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। सो एक वाई एक्सिस के लॉन्ग है, एक जेड एक्सिस के लॉन्ग, इसे आप कहोगे वाई जेड। देखो जैद, अगर ये ऐसे रखा हुआ है, तुम्हारी जो कॉपी है वो कॉपी एक्स वाई प्लेन होता है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये एक्स एक्सिस है ना, ऊपर वाला क्या होता है वाई एक्सिस, ये एक्स वाई प्लेन, और ये जेड एक्सिस है जो बाहर आ रहा है, दिस इज जेड एक्सिस। सो ये x, ये y और ये पेन जो मैंने लिया हुआ दैट्स इट। अगर इसको मैं ऐसे रख देता हूँ तो देखो एक साइड कहाँ जा रही है y के लॉन्ग, दूसरी बाहर आ रही है z के लॉन्ग, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक y के लॉन्ग, एक बाहर आ रहा है z के लॉन्ग, दिस इज y z प्लेन। इसे ऐसे रख दूं, मुझे बताओगे ये वाली साइड कौन सा प्लेन है, कौन सा एक्सिस है, ये वाला एक्सिस कौन सा है, जैद, जीशान, खुरम, एक्स एक्सिस। ये तो x है ना खुशी, z थोड़ा ना हो जाएगा, x है, x ये तो x एक्सिस है। और ये वाला कौन सा है जो बाहर आ रहा है, ये वाला एक्सिस, ये वाली साइड, ये वाली साइड कौन सा एक्सिस है, यस ये वाली साइड, ये तो z है, y तो ऊपर होगा, ये जो बाहर आ रही है z। तो प्लेन कौन सा हो गया, ये जो प्लेन मैंने पकड़ा हुआ है ये कौन सा प्लेन है, यस ये प्लेन क्या हो जाएगा, एक्जेक्ट प्लेन हो जाएगा। तो आगे से हम जब भी कुछ डायरेक्शंस लेंगे, डायरेक्शंस में हम प्लेन बहुत यूज किया करें कि कौन सा वेक्टर किस प्लेन में एक्ट कर रहा है, प्लेन्स बहुत क्रूशियल हो जाए। सो देखो, अब बता सकते हो मुझे ये डीएल जो करंट एलिमेंट है, ये डीएल करंट एलिमेंट किस प्लेन में रखा हुआ, डीएल जो करंट एलिमेंट है ये किस प्लेन में, भाई मेरे
प्लेन में, किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। डीएल एक्स वाई प्लेन में, आर बी कहां पर है? एक्स वाई प्लेन में। सो एक चीज और, डीएल एंड आर इन एक्स वाई प्लेन। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना डीबी, ये परपेंडिकुलर है टू बोथ डीएल एंड आर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीएल के भी परपेंडिकुलर है और आर के भी परपेंडिकुलर है, लेंथ एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर है और पोजीशन वेक्टर आर के भी परपेंडिकुलर है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आती है, ये भी याद रखने वाली चीज है, या मैग्नेटिक फील्ड डीएल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आएगी, तो जो भी क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड डीएल और आर के क्रॉस के बाद आ रहा है, तो डीएल के भी परपेंडिकुलर और आर के भी परपेंडिकुलर। डीएल और आर के परपेंडिकुलर का क्या मतलब? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। मुझे बताओगे एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होगा? यस, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। सो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अलोंग जेड एक्सिस। अब इसमें दो इश्यूज आते हैं, देखो, पॉजिटिव जेड भी हो सकता है, नेगेटिव जेड भी हो सकता है। दैट इज अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का क्या मतलब हुआ? या तो इनवर्ड्स होगा या फिर बाहर आ रहा होगा, आउटवर्ड्स होगा, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन होगा जेड एक्सिस का। अब इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है, वो डिसाइड करने के लिए कई रूल्स हैं। एक है राइट हैंड थंब रूल। ये हम यूज कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करने के लिए, राइट हैंड थंब। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है ये जो करंट है ना, करंट की डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर रख दीजिए। सो ये कहता है प्लेस योर फिंगर along direction of current करंट की डायरेक्शन के along फिंगर रख दीजिए एंड कर्ल इट टूवर्ड्स द पॉइंट P, और उसे पॉइंट की तरफ कर्ल कीजिए। फिंगर को रखिए करंट की डायरेक्शन में और पॉइंट की तरफ कर्ल कीजिए। थंब विल गिव thumb will give direction of magnetic field. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, राइट हैंड थंब रूल जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। सो करंट कहां जा रहा है? अपवर्ड्स, तो आपको फिंगर अपवर्ड्स रखनी है, ऐसे रखिए अपवर्ड्स। भाई जैसे मैं रख रहा हूं, अपवर्ड्स है ना, करंट ऊपर जा रहा है, देखो ये करंट का डायरेक्शन ये है, अपवर्ड्स जा रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल लो, फिंगर्स को ऐसे करके अपवर्ड्स रख दो और जो पॉइंट है उस पॉइंट की तरफ कर्ल कर दो। ऐसे करो, ऊपर रखो और पॉइंट की तरफ कर्ल कर दो, ऊपर रखा और पॉइंट की तरफ कर्ल कर दो। थंब कहां जा रहा है? इनवर्ड्स। भाई इनवर्ड्स आया सबका? करंट अपवर्ड्स था, अपवर्ड्स रखा फिंगर और पी की तरफ कर्ल कर दिया। थंब इनवर्ड्स जा रहा है, मींस नेगेटिव जेड एक्सिस। हुआ अप्लाई? तक अप्लाई नहीं करोगे इसको सीख नहीं पाओगे। और याद रखना, ये नहीं आया तो 8 नंबर गए तुम्हारे। बिना राइट हैंड थंब रूल के तुम 4th चैप्टर नहीं कर सकते। दोबारा देखो, खुरम अप्लाई करो। अगर तुम अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। राइट हैंड लो, ऊपर रख दो, करंट ऊपर जा रहा है ना, ऊपर ऊपर रख दो और पी पॉइंट की तरफ कर्ल कर दो। ऊपर रखो और पॉइंट की तरफ कर्ल करो, तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा जो थंब है वो तुम्हारे मोबाइल फोन की स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा, या फिर तुम्हारा अगर नोटबुक ले रहे हो नोटबुक के अंदर जा रहा होगा। करंट के अलोंग रखा, पॉइंट की तरफ कर्ल कर दिया, थंब इनवर्ड्स जाएगा। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट।
क्लियर हुआ ये? हाँ फायका क्लास 10th में भी था बिल्कुल। इतना लिख लीजिए और इसे कॉपी पे अब एक चीज और याद रखिएगा। देखिए जब इनवर्ड्स जाएगा ना तो इनवर्ड्स को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा। कहीं भी अगर मैं क्रॉस लगा रहा हूं दैट क्रॉस मींस डायरेक्शन इज इनवर्ड्स। डॉट ले लिया, डॉट का मतलब है आउटवर्ड्स। अगर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड आता, बाहर आ रहा होता, तो उसे मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता। इनवर्ड्स जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो उसे हम इनवर्ड्स क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। इसे कॉपी में ड्रॉ करिएगा और राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करिएगा। देखिएगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको इनवर्ड्स जाती हुई दिखेगी, इनटू द प्लेन ऑफ कॉपी जाता हुआ दिखेगा। हाँ सर, मैंने आउटवर्ड्स आगे सर्कल डॉट लगाया। हाँ, आउटवर्ड्स का मतलब यही कि सर्कल और डॉट, और इनवर्ड्स अगर जा रहा है दैट मीन्स आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ क्वेश्चंस आते हैं। दो बहुत कॉमन क्वेश्चन थे जब वन मार्क, अब तो वन मार्कर हट गया ना, अब तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। जब वन मार्कर था तो एक क्वेश्चन आता था, कहता था बायट-सैविट्स लॉ एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। बायट-सैविट्स लॉ in terms of current density, in terms of current density J, J की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो बायोट-सैविट्स लॉ था, इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स I dl क्रॉस R डिवाइडेड बाय R की। आइडियल क्रॉस R बाय R क्यूब, इसे J की टर्म्स में लेकर आना। अब अगर आपको याद हो करंट डेंसिटी का हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था, करंट डेंसिटी होता है करंट डिवाइडेड बाय एरिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था, तो आप करंट को लिख सकते हैं करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो इस करंट की जगह J इंटू ए लिख दो। सो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई J इंटू ए dl क्रॉस R डिवाइडेड बाय R की। अब देखिए, ये जो एरिया और लेंथ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया और dl, निदा J इज करंट डेंसिटी। J को हम करंट डेंसिटी कहते हैं।
करंट डेंसिटी सिंपल करंट बाय एरिया, करंट डिवाइडेड बाय एरिया इज करंट डेंसिटी। तो जे आई बाय ए होता है, आई हो गया जे इंटू ए, तो इंस्टेड ऑफ दिस करंट मैंने जे इंटू ए लिख दिया। सो ए और डीएल जो है इसे कंबाइन कर कर आप लिख सकते हो कि वॉल्यूम हो जाएगा डीवी, वॉल्यूम ऐसे होगा ना। लेंथ इंटू एरिया क्या आएगा, वॉल्यूम, तो इसको डीवी लिख दिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया, दैट मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स डीवी। देखो ए और डीएल को कंबाइन कर कर मैंने डीवी बना दिया, और इसको लिख दिया जे क्रॉस आर। ये जो टर्म्स थी ये वी हो गया और उसको जे क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो जे क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, दैट्स मैग्नेटिक फील्ड डीवी। तो इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई डीवी बाय आर क्यूब जे क्रॉस आर, ये मैग्नेटिक फील्ड। इतना लिख लीजिए, उसमें बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है। सिर्फ ये एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए आ जाता है 1 मार्कर में, कहता है बायट-सेविट्स लॉ को करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिख दो, तो बस ये एक्सप्रेशन लिख देंगे आप। एक और क्वेश्चन आता था, कहता था बायट-सेविट्स लॉ को वेलोसिटी की टर्म्स में लिख दो। इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी सना, इनके परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन हो, मतलब जे मैग्नेटिक फील्ड होगी इनके परपेंडिकुलर। अगर करंट डेंसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है, आर वाई एक्सिस के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग होगी। अगर ये y के लॉन्ग है, ये z के लॉन्ग है, तो ये x के लॉन्ग होगी। जिस डायरेक्शन में भी j क्रॉस आ रहे हैं उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। वेलोसिटी की टर्म्स में देखो, वेलोसिटी की टर्म्स में फिर से देखो, ये एक्सप्रेशन है ना मैग्नेटिक फील्ड का, इट्स म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो आप करंट I को लिख सकते हो, दैट करंट I इज dq ओवर dt। जो करंट I है, इस करंट I को आप लिख सकते हैं, दिस इज dq ओवर dt। Yes, अभी dB is perpendicular to both J and I। यहाँ पर करंट की जगह आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा, इट्स म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। करंट को आपने लिखा dq ओवर dt, dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। अभी जो dl ओवर dt है, इस dl ओवर dt को वेलोसिटी लिख दीजिए भाई, डिस्टेंस बाय टाइम, इसको आप लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट्स dq v क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, म्यू नॉट बाय 4 पाई dq v क्रॉस r बाय r। तो यहां से आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड v और r दोनों के परपेंडिकुलर।
वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, पोजीशन वेक्टर आर के भी परपेंडिकुलर। v नॉट बाय 4 पाई डी क्यू v क्रॉस r डिवाइडेड बाय आर क्यू। लिखिए इतना, ये क्वेश्चंस है 1 मार्कर क्वेश्चंस जो इस पर अक्सर दिख जाते हैं। इतना लिखिए, डाउट्स बताइए मुझे, फिर एक न्यूमेरिकल देखिए। इतना हो जाए तो बताइए, इसे रफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। दिस इज एक्स एक्सिस। ज्यादा अभी राइट हैंड थंब रूल कई बार यूज हो जाएगा, अभी रुक जाओ एक मिनट, अभी और यूज कर लें। यहाँ ओरिजिन पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट रख दिया। करंट एलिमेंट इज डेल्टा एल। इस करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो सेपरेशन है, ये 10 मीटर दिया। करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का। 10 रेज पावर -4 मीटर। सो कैलकुलेट magnetic field at P at point P due to small element placed at the origin. चलिए क्वेश्चन लिखिए, फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार आप ट्राई करो, एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करूँ।
देखिए यहाँ आपको जो करंट एलिमेंट दिया है इसकी लेंथ है 10⁻⁻⁴ मीटर। कोई डायरेक्शन बता सकता है करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ एक्स वाई जेड किस एक्सिस के लॉन्ग होगा करंट एलिमेंट? डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होगा। करंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो आई क्या होगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग ना, जो करंट का डायरेक्शन है वो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, 10⁻⁻⁴ आई क्या होगा? आर पोजीशन वेक्टर करंट एलिमेंट और पॉइंट तक का सेपरेशन कितना है? 10। और ये कहां जा रहा है? वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ये आ गया 10j क्या। करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। जब आप बायोट सेवर्ट्स लॉ यूज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन होता है इट्स म्यू नॉट ओवर 4 पाई, इट्स आई डेल्टा एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सो इट्स आई डेल्टा एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड लोगे सो म्यू नॉट को आप लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻7 divided by 4 pi. Current I is 2. Delta L is 10⁻⁻⁻4 I cap cross R. R is 10j cap. Divided by R cube. R की वैल्यू कितनी है? 10, 10 क्यूब कर दीजिए। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। ये डेल्टा बी का एक्सप्रेशन आया इट्स 2 इंटू 10⁻⁻⁻7। भाई ये तो नंबर्स है ना, ये दोनों नंबर्स अलग ले जाओ। 10⁻⁻⁻4 दूसरा 10 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब। ये म्यू नॉट की वैल्यू है यार, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और ये ब्रैकेट में बच गया आई कैप इंटू जे कैप। सो अगर आप कैंसिलेशंस देखोगे सो ये मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी हो गया इट्स 2 इंटू -7 -4 -11 और 10 -10 और 3 ऊपर चला गया -13। 10⁻⁻13 आई क्रॉस जे। अब जब आप आई क्रॉस जे करोगे ना, आई और जे का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट के कैप के इक्वल होगा। आई क्रॉस जे के इक्वल होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो भाई, ये चीजें भी मैंने आपको जब क्रॉस प्रोडक्ट कराया था तब सिखाई थी कि आई क्रॉस जे के इक्वल होगा। तो आई क्रॉस जे को के लिख दिया। सो ये मैग्नेटिक फील्ड सिंपली आ गई 2 इंटू 10⁻⁻13 के कैप टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग एक्ट करिए, इतना लिख लीजिए। हाँ जेड जाए। चलिए भाई आज इसे यही छोड़ते हैं। निशान टेस्ला यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई आज इसको यही छोड़ते हैं।
थर्सडेज को कंटिन्यू। चलो जी, ओके, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, आज को यहीं छोड़।